नहीं पर समझ की सुंदर काया है। Born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered। श्रोताओं नमस्कार, आपका स्वागत है बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के आज के एपिसोड में। मैं हूं संदीप भट्ट और शुरू करते हैं 21 जनवरी को जन्मी बड़ी हस्तियों की कहानी। हमारी पहली हस्ती मूल रूप से लेखक हैं, लेकिन लेखन के साथ साथ उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी काम किया। वो गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले थे। उनका लेखन इतना सरल है कि साहित्यिक पाठकों के साथ आम पाठक भी उसे आसानी से समझ लेते हैं। भाषा की सरलता के साथ साथ वो अपने लेखन की गहराई के लिए भी प्रसिद्ध हुए। उनकी बहुत सी किताबों का अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ है। ये हस्ती हैं वैकोम मोहम्मद बशीर। बशीर जी ने उपन्यासों के साथ लघु कथाएं और नाटक भी लिखे हैं। बशीर जी के लिखने का अंदाज बहुत ही सरल है, फिर भी वो अपनी कहानी की छवि पाठक के दिमाग में बना देते हैं। उनकी कहानियां बहुत ही तीक्ष्ण और गहराई लिए होती हैं। 21 जनवरी 1908 को बशीर जी उत्तरी त्रवणकोर में जन्मे। 1924 में गांधी सत्याग्रह आंदोलन के सिलसिले में वैकोम पहुंचे। बशीर जी गांधी जी को देखना चाहते थे, इसीलिए वो भी सभा में पहुंच गए। गांधी जी के सामान्य स्वभाव से वो काफी प्रेरित हुए। जब गांधी जी वहां से जाने लगे तो बशीर उनकी गाड़ी के पास पहुंचे और उनका हाथ छूने में सफल रहे। अपनी इस अनोखी याद को उन्होंने बाद में अपने बहुत से लेखों में लिखा। साथ ही इस घटना के बाद बशीर जी सत्याग्रह आश्रम में रोज जाने लगे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे भीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे भीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए, पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान ना आणे रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। किशोरावस्था पार करते ही बशीर जी आजादी के जुनून में रंग गए, लेकिन त्रवणकोर में आजादी की लड़ाई ने अभी इतना जोर नहीं पकड़ा था। इसीलिए बशीर जी ने अपने सफर के लिए मालाबार को चुना। मालाबार में उन्होंने 1930 में नमक सत्याग्रह में भाग लिया और गिरफ्तारी भी दी। उन्हें 3 महीने के लिए कुन्नूर जेल में भेज दिया गया। जेल में बशीर जी के फिरंगी शासन के विरोध में इरादे और मजबूत हुए। बाहर आकर उन्होंने अपने इरादों को साफ करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ उज्जीवनम नाम से पत्रिका निकाली, लेकिन अंग्रेजों ने अपने विरोध को नहीं सहा और बशीर जी के खिलाफ वारंट निकाल दिया। इसको देखते हुए बशीर जी ने केरल छोड़ दिया। केरल छोड़ने के बाद उन्होंने भारत भ्रमण के साथ विश्व भ्रमण भी किया। बशीर जी 7 सालों तक एशिया और अफ्रीका के देशों में रहे। इन देशों में उन्होंने जीवन यापन करने के लिए विभिन्न कार्य किए। इस दौर में उनका सेक्युलर नजरिया विकसित हुआ और उन्होंने सभी धर्मों को समानता के नजरिए से देखना शुरू किया। इस नजरिए का उदाहरण बाद में उनकी लेखनी में भी देखने को मिला। इतने समय बाहर रहने के बाद बशीर जी वापस कोच्चि आ गए और वो नौकरी के लिए इधर उधर भटकते रहे। ऐसे में उन्हें जया केसरी पत्रिका मिली। जया केसरी में वो कहानी लेखक के रूप में काम करने लगे।
1937 में इस पत्रिका में उनकी पहली कहानी एंते थनकम प्रकाशित हुई। इस कहानी को एक धारा को तोड़ने वाला मलयालम फिक्शन कहा गया। बहुत से रास्तों से गुजरने के बाद बशीर जी को एक राह मिली थी, लेकिन परिस्थितियां फिर बदली और 1941 में वो कोट्टयम में गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन लेखक की लेखनी जेल की सलाखें भी कहां रोक पाती हैं। उन्हें 2.5 साल की जेल हुई थी और उन्होंने जेल में पुलिस वालों और कैदियों से जो कहानियां सुनी, उन्हें जेल में ही लिखना शुरू कर दिया। जेल से आने के बाद बशीर जी पूरी तरह से लेखन के ही कार्य से जुड़ गए। देश की आजादी के समय के आसपास बशीर जी ने शादी कर ली और वो बेपोर में बस गए। अब वो अपने परिवार और लेखनी पर ही ध्यान दे रहे थे, लेकिन एक बार फिर मुसीबत उनका दरवाजा खटखटा रही थी और उन्हें दिमागी बीमारी ने जकड़ लिया। कम ही समय में उन्हें 2 बार मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा, लेकिन उनके अंदर का लेखक मेंटल हॉस्पिटल में भी अपनी लेखनी को संवारने में लगा रहा। अपने अस्पताल के दिनों में बशीर जी ने अपनी सबसे प्रसिद्ध रचना पथमयूर आडू लिखी। परिवार की मदद से बशीर जी जल्दी ही मानसिक बीमारी से उभर गए और लेखन कार्य को आगे बढ़ाने लगे। उनकी बहुत सी रचनाएं हिंदी और अंग्रेजी में अनुवादित हुई हैं। 1994 को उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन वो अपने द्वारा लिखा हुआ साहित्य पाठकों के लिए छोड़ गए। बशीर जी की रचनाएं मानवता और शांति का संदेश देती हैं। हमारी ओर से उन्हें श्रद्धांजलि। हमारी अगली हस्ती ने भी बड़े ही असरदार ढंग से जीव विज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। उन्होंने विभिन्न रिसर्च संस्थानों में रहकर अहम कार्य किया है। साथ ही भविष्य के रिसर्चर्स तैयार करने में भी उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। हम बात कर रहे हैं मंचनाहल्ली रंगास्वामी सत्यनारायण राव की। राव जी का जन्म 21 जनवरी 1948 को मैसूर में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा के बाद उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा के लिए बेंगलुरु यूनिवर्सिटी को चुना। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीएससी और एमएससी की डिग्री हासिल की। पढ़ाई में उनका सफर सफलता से बढ़ता ही गया और उनकी अगली मंजिल बनी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जहां से उन्होंने 1973 में बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी की। लेकिन ज्ञान तो दोस्तों ऐसी चीज है जिससे कभी मन नहीं भरता। राव जी और अधिक पढ़ना चाहते थे, इसीलिए वो पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च के लिए बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन टेक्सास चले गए। 1974 से 1976 के बीच के समय में वो अपनी रिसर्च के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर का भी काम कर रहे थे। रिसर्च पूरी होने के बाद राव जी ने भारत लौटने का फैसला किया। 1978 में उन्होंने भारत आकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का बायोकेमिस्ट्री विभाग ज्वाइन किया। उन्होंने इस संस्थान में लगातार अच्छा काम किया। एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने छात्रों के बीच अच्छी जगह बना ली थी। उनके रिकॉर्ड को देखते हुए 1991 में उन्हें IISc में प्रोफेसर बना दिया गया। राव जी काबिल शिक्षक तो थे ही, साथ ही उनकी प्रशासन में भी अच्छी पकड़ थी। 1990 में उन्हें IISc में सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग का अध्यक्ष बनाया गया। इस पद पर उन्होंने 3 साल काम किया। IISc में उनको लगातार पदोन्नति मिलती रही और वो 1998 में IISc में बायोकेमिस्ट्री विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। IISc में उनके प्रदर्शन को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई। 2003 में उन्हें बेंगलुरु में स्थित इस संस्थान का अध्यक्ष बनाया गया, जहां उन्होंने अपने पद पर 3 साल तक कार्य किया। इसके बाद राव जी IISc वापस आ गए और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स यूनिट में सबसे उच्च पद पर कार्य करने लगे। राव जी ने सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्स के अध्यक्ष पद पर भी काम किया। राव जी समय समय पर विदेशी कॉलेजों में विजिटिंग प्रोफेसर बनके भी जाते थे। इनमें बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, लुडविग इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर रिसर्च और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया USA जैसे प्रसिद्ध संस्थान शामिल हैं। राव जी नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज, थर्ड वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज के सदस्य भी हैं।
वर्तमान में वो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च में अध्यक्ष हैं। राव जी ने अपने 30 साल IISc और JNCASR में लैब रिसर्च को दिए हैं। इस दौरान वो 35 PhD छात्रों के मेंटोर भी बने और सैकड़ों रिसर्च ट्रेनियों ने भी उनसे ज्ञान लिया। भारत में रिसर्च और खोजों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने हमेशा कार्य किया। उन्होंने अपने करियर में बहुत सी विज्ञान पत्रिकाओं के लिए लेख लिखे हैं। उनके ज्यादातर लेख साइंस सोसाइटी में जमा हैं। क्रोमैटिन बायोलॉजी और कैंसर बायोलॉजी पर उनका ज्यादातर कार्य केंद्रित रहा। विज्ञान के क्षेत्र में इतने बड़े योगदान के लिए उन्हें विभिन्न पुरस्कारों से समय समय पर नवाजा गया है। 2010 में उन्हें सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। पद्मश्री के अलावा उन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, डॉक्टर BR अंबेडकर सेंटिनरी अवार्ड, JC बोस मेडल जैसे बहुत से सम्मान मिल चुके हैं। वो बहुत सी देशी विदेशी विज्ञान संस्थाओं के फेलो मेंबर भी हैं। हमारी ओर से उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं। हमारी अगली हस्ती एक निडर लेखिका है। ये व्यवसाय से शिक्षक हैं, लेकिन उनका जुनून लिखने के लिए उन्हें प्रेरित करता रहता है। उनका लेखन कार्य कई भाषाओं में अनुवादित हो चुका है। मैं बात कर रहा हूं प्रतिभा रे की। प्रतिभा जी की कहानी एक छोटे से गांव से निकलकर बड़े लेखक बनने तक की है। उनकी लेखनी में महिला की समाज में भूमिका को पुनर्परिभाषित किया गया है। प्रसिद्ध लेखक होने के अलावा शिक्षाविद के रूप में भी प्रतिभा जी का कार्य सराहनीय रहा है। उन्होंने बड़े सक्रिय रूप से शिक्षा से जुड़े अनुसंधान में भाग लिया है। प्रतिभा जी का जन्म 21 जनवरी 1943 को अलाबोल गांव में हुआ था। अलाबोल गांव ओडिशा के कटक जिले के पिछड़े इलाकों में आता है। उनके लेखक बनने के पीछे उनके परिवार और माहौल का हाथ है। उनके पिता ने लोगों को आजादी के लिए जागरूक किया था। प्रतिभा जी ने आदर्शों की शिक्षा अपने पिता से ही ली थी, जिससे प्रतिभा जी का व्यक्तित्व निखरने में मदद मिली। प्रतिभा जी की स्कूली शिक्षा बालीकुदा हाई स्कूल से हुई। उन्होंने कलम 9 साल की उम्र में ही थाम ली थी और वो समानता, प्रेम और शांति पर आधारित कहानियां लिखने लगी। धीरे धीरे उनकी लेखनी की धार मजबूत होती गई और वो सामाजिक, जाति और लिंग भेद पर कड़ा प्रहार करने लगी। उन्होंने अपना ये नजरिया काल्पनिक कहानियों के जरिए पाठकों के सामने रखा। लेखन के साथ साथ प्रतिभा जी ने पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने रेवनशॉ यूनिवर्सिटी कटक में विज्ञान की पढ़ाई शुरू कर दी। स्नातक होने के तुरंत बाद प्रतिभा जी ने अक्षय चंद्र रे से शादी की। दोस्तों, हमारे देश में कई महिलाओं की पढ़ाई शादी होते ही खत्म हो जाती है, लेकिन पारिवारिक जीवन प्रतिभा जी के आड़े नहीं आया। उन्होंने पढ़ाई और घर में एक आदर्श समानता बनाए रखी। वो पहले अपने तीनों बच्चों को स्कूल भेजती थीं और बाद में अपनी PhD की पढ़ाई करती थीं। प्रतिभा जी की पहली नौकरी स्कूली शिक्षक के तौर पर लगी। उन्होंने शिक्षण कार्य को अगले 30 सालों तक जारी रखा। वो पब्लिक सर्विस कमीशन ओडिशा की सदस्य भी रहीं। बरसा बसंता बैशाखा, पुण्य तोया, द स्टोरी ऑफ विलेज गर्ल और अधिभूमि उनके मुख्य उपन्यास हैं। उनके ज्यादातर उपन्यासों का अनुवाद हिंदी और अंग्रेजी में हुआ है। 1985 में उन्हें शीला पद्म उपन्यास के लिए ओडिशा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उनके कहानी संग्रह उल्लाघना के लिए उन्हें सन 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। प्रतिभा जी ने शिक्षा और साहित्य दोनों क्षेत्रों में बड़ा योगदान दिया है। 2007 में उनके इसी योगदान को पुरस्कृत करते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। हमारी ओर से प्रतिभा जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। विज्ञान की एक खोज से आने वाली बहुत सी पीढ़ियां प्रभावित होती हैं। विज्ञान जिंदगी के बहुत से दर्दों से निपटने की क्षमता रखता है। वैज्ञानिकों की खोजों से पूरे विश्व को एक साथ किसी दर्द से राहत पहुंचती है।
लोगों के लिए दर्द निवारक बनाने वाली एक वैज्ञानिक हस्ती आज के दिन भी जन्मी थी। दोस्तों, इस जर्मन वैज्ञानिक ने ही एस्प्रिन बनाई थी। ये पहली दवाई थी जिसे बड़े पैमाने पर उत्पादित किया गया था। एस्प्रिन दुनिया की पहली वास्तविक सिंथेटिक दवाई है और इसके निर्माता का नाम है फेलिक्स हॉफमैन। हॉफमैन की बचपन से ही विज्ञान के प्रति रुचि थी, इसीलिए उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख में प्रवेश ले लिया और यहाँ उन्होंने विज्ञान को अपने पढ़ने का विषय चुना। हॉफमैन पढ़ाई में काफी तेज थे। रिसर्च के दौरान लिखे गए उनके लेखों के लिए उन्हें मैग्ना कम लॉरे ऑनर से पुरस्कृत किया गया। पढ़ाई पूरी होने के बाद वो नौकरी करने लगे। बेयर कंपनी में उनकी पहली नौकरी लगी। इस कंपनी में वो फार्मास्यूटिकल रिसर्च डिवीजन में काम करते थे। इस दौर में बाजार में दर्द निवारक दवाइयां तो उपलब्ध थीं, लेकिन वो कम असरदार होने के साथ साइड इफेक्ट भी देती थीं। इसीलिए सभी दवाई कंपनियों में सटीक दर्द निवारक दवाई बनाने की होड़ मची हुई थी। हॉफमैन भी दर्द निवारक बनाने के लिए अपनी रिसर्च में लग गए। इस क्षेत्र में उन्हें पहली सफलता 10 अगस्त 1897 को एल्बरफील्ड लेबोरेटरी में मिली। इस लेबोरेटरी में उन्होंने फ्रेंच वैज्ञानिक चार्ल्स फ्रेडरिक जरहार्थ के नोट्स पढ़ने के बाद एक प्रयोग किया। हॉफमैन ने सैलिसाइलिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड को मिलाया और इससे जो परिणाम प्राप्त हुआ उसे दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। उन्होंने इसका नाम एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड रखा। ये दवाइयों के इतिहास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। Felix Hoffmann, born in Germany, although his father was a manufacturer, Hoffmann pursued a career in chemistry. In 1897, while working for the Bayer Company, Hoffmann synthesized acetylsalicylic acid, also known as aspirin. Humans have always known that willow bark can relieve pain and fever. Scientists eventually created a chemical compound that mimics willow bark called salicylic acid, but it was very irritating to the stomach. Hoffmann borrowed the ideas of a French chemist and created a stable form of acetylsalicylic acid as aspirin. कंपनी ने ही इस दवाई को एस्प्रिन नाम भी दिया। 1899 में ये दवाई बड़ी मात्रा में बनने लगी। ये उस समय डॉक्टरों के पास ही उपलब्ध थी। अपने शुरुआती समय में एस्प्रिन पाउडर के रूप में वितरित की जा रही थी। 1 साल बाद इसे पानी के साथ ली जाने वाली टैबलेट बनाया गया और ये पहली दवाई थी जो टैबलेट के रूप में बनकर बिकी। 1915 तक ये दवाई डॉक्टरों के पास ही उपलब्ध रही, लेकिन इसके बाद ये जगह जगह बिकने लगी। पहले विश्व युद्ध के दौरान एस्प्रिन की काफी बिक्री हुई। एस्प्रिन बनाने को लेकर मिली इस सफलता के बाद हॉफमैन जल्दी ही कंपनी के मार्केटिंग विभाग से जुड़ गए और 1928 तक वो इसी विभाग में रहे। 1946 में हॉफमैन की मृत्यु हो गई। दोस्तों, उन्होंने एस्प्रिन बना के मानवता को बहुत बड़ी राहत दी है। शो के आखिर में चलते चलते बातें उनकी जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की सह स्थापना की। उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में क्रांति लाने में बिल गेट्स का बराबर साथ दिया। आज वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल है, लेकिन वो अपना बहुत सा धन जरूरतमंदों में दान कर देते हैं। बात हो रही है पॉल एलन की। पॉल का जन्म आज ही के दिन 1953 में सिएटल, वॉशिंगटन में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा लेक साइड स्कूल से प्राप्त की। यहाँ पॉल की मुलाकात बिल गेट्स और कंप्यूटर से हुई और दोनों ने ही उनकी जिंदगी बदल दी। स्कूल के खाली समय में कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने के लिए बिल गेट्स और पॉल अपने विचार साझा किया करते थे। स्कूली शिक्षा के बाद पॉल वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी चले गए, लेकिन यहाँ से वो 2 साल बाद वापस आ गए जब उन्हें हनीवेल में प्रोग्रामर के तौर पर काम करने को मिला। ये काम उन्हें बिल गेट्स ने ही दिलाया था। पॉल अपनी कंपनी शुरू करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बिल गेट्स से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी छोड़कर माइक्रोसॉफ्ट बनाने को कहा। A major milestone for us was when we were walking through Harvard Square one time and saw this popular electronics magazine, and it was kind of in a way, you know, good news, bad news. Here was someone making a computer around this chip in exactly the way that Paul had talked to me, and you know, we thought about what kind of software could be done for it, and it was happening without us. And for all we knew, maybe they had some software people, they were
just going to go charge off and do this thing. And so we wrote this company immediately and offered to do a BASIC for them. Yeah, and it's amazing to think back then, nobody had personal computers. I mean, there were computers in universities and research labs and in corporations, but nobody had personal computers. And so we called up the company that made it and said, well, we can demonstrate this software for you very, very quickly. Are you interested? And they said, sure, if you can really show up and demonstrate it. And a wave of relief surged over me because I almost couldn't believe it had worked the first time. So that night I call Bill up and I say, Bill, yeah, it's unbelievable, it worked, and we were just over the moon. $1975 में न्यू मैक्सिको में दोनों साथियों ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना भी कर दी। कंपनी की शुरुआत उन्होंने द्विभाषीय बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाकर की। धीरे धीरे माइक्रोसॉफ्ट उन्नति करती गई और 1980 में यह कंपनी IBM के लिए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने लगी। MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर एलन और बिल गेट्स ने IBM के साथ एक ऐतिहासिक कॉन्ट्रैक्ट किया। दोनों सहयोगियों ने पूरी सावधानी बरती और इसे बिजनेस इतिहास का सबसे अच्छा निर्णय माना गया। इस निर्णय के बाद एलन और बिल गेट्स के बिजनेस ने दिन दुगनी और रात चौगुनी प्रगति की, लेकिन इस बीच एलन का स्वास्थ्य खराब हो गया और उन्हें कैंसर हो गया था। 2 साल बाद 1982 में उनके कैंसर का सफल इलाज किया गया, लेकिन इसके बाद एलन वापस माइक्रोसॉफ्ट में नहीं लौटे और उन्होंने कंपनी से दूरी ही बनाए रखी। वो माइक्रोसॉफ्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल थे। बड़े समय तक कंपनी से दूरी बनाए रखने के बाद नवंबर 2000 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन वो कंपनी से सीनियर स्ट्रेटजी एडवाइजर के रूप में जुड़े रहे। एलन ने टेक्नोलॉजी कंपनीज, रियल एस्टेट होल्डिंग्स और मीडिया में बहुत बड़ा निवेश किया है। इसके अलावा एलन ने 2 स्पोर्ट्स टीम्स भी खरीदी हैं। एलन जितना कमाते हैं उनमें से एक बड़ा हिस्सा दान कर देते हैं। एलन ने $1.5 बिलियन से भी ज्यादा विज्ञान के आधुनिकीकरण, शिक्षा, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए दान किए हैं। 2011 में एक पत्रिका ने उन्हें सबसे ज्यादा दान करने वाला अमेरिकी बताया। हमारी ओर से उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं। अब अपने दोस्त संदीप भट्ट को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मैं बनना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,